नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। 1935 का जो एक्ट था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस टाइम पे जो ये एक्ट के अंदर रिकमेंडेशन दी थी वही सेम रिकमेंडेशन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया उसने भी दी है। मतलब आप मान सकते हैं कि उस टाइम की जो रिकमेंडेशन थी और आज जो हमारे संविधान के अंदर प्रोविजन दिए हैं वो कुछ मिलते जुलते ही हैं। अगर इस एक्ट की बात करें तो इसके अंदर 321 सेक्शन है और 10 अनुसूची थी। अगर इस एक्ट के फीचर के बारे में हम देखें क्या क्या रिकमेंडेशन इसके द्वारा दी गई थी, तो पहली बार देश के अंदर क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यह प्रोविजन दिया गया कि शक्तियों का बंटवारा करना चाहिए केंद्र के बीच में और प्रांतों के बीच में। कुछ राइट्स ऐसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी देने चाहिए जिस क्षेत्रों में वो कानून बना सके। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइप से आज के दिन हमारी केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है कि किस फील्ड में केंद्र कानून बना सकता है, किस मुद्दों के ऊपर राज्य कानून बना सकता है, किन मुद्दों के ऊपर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो इसी प्रकार क्या कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनाए गए थे, जिनके अंदर फेडरल लिस्ट में 59 आइटम ऐड थे कि उन मुद्दों के ऊपर अगर कानून बनाने तो फेडरल लिस्ट जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, यानी वॉइसराय और उसकी काउंसिल के द्वारा बनाए जाएंगे। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर जो आइटम ऐड थे उसमें जो है गवर्नर और उसकी काउंसिल के द्वारा बनाए जाएंगे। कंकरेंट लिस्ट में ये दोनों वॉइसराय और जो गवर्नर हैं प्रांतों के वो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अगला उस एक्ट की रिकमेंडेशन ये थी कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए डिप्रेस्ड क्लास को। किसके अंदर? चाहे वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो लो या फिर चाहे किसी सरकारी नौकरियों में हो लो, इन सब चीजों के ऊपर क्या है कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए डिप्रेस्ड क्लास को और उनके रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जिस प्रकार आज हमारे यहाँ भी रिजर्वेशन है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, उसी टाइप से वहां पे भी रिजर्वेशन की बात कही गई थी। अगला क्या है कि उस टाइम पे ये बोला गया था कि वोटिंग राइट्स ज्यादा बंदों को दिए जाने सो दैट कि वो इलेक्शन के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो सके। जिस टाइम पे उनके जो किसी भी कैंडिडेट का, चाहे वो गवर्नर की काउंसिल में है, चाहे वो वायसराय काउंसिल में है, किसी भी अगर सदस्य का चयन होता है तो पब्लिक को वोटिंग राइट उस हिसाब से दिए जाने चाहिए। जिस प्रकार आज हमारे यहाँ पे लोकसभा में और विधानसभा में वोटिंग राइट्स हैं। अगली रिकमेंडेशन ये थी, जिस प्रकार से सेंटर के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को 1925 में एस्टैब्लिश किया था, तो इसी प्रकार से प्रांतों के लिए भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन उस टाइम पे दी थी कि सभी प्रांतों का एक एक पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा और कईयों में हो सकता है कि एक में एक, अगर पॉसिबल नहीं तो साथ में लगते अगर दो प्रांत दो में एक भी हो सकता था। ये अगली रिकमेंडेशन ये थी, पहली बार जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी हमारे जैसे सिख थे, ईसाई थे, मुस्लिम थे, तो उनके अधिकारों की बात की गई थी कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए मेजोरिटी के द्वारा। पहली बार ये रिकमेंडेशन उस टाइम पे दी गई थी, जो आज भी है। अगला क्या था, ये रिकमेंडेशन दी थी कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाए, जो कि हमारा आज के दिन जैसे कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि हमारे सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उनके लेखा जोखा से, उनकी अकाउंटिंग से रिलेटेड स्क्रूटनाइज वगैरह जो करता है। अगली रिकमेंडेशन इसके द्वारा यह दी गई थी, प्रांतों के अंदर डबल गवर्नमेंट जो थी, जिस प्रकार से गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उन दोनों को मिलाकर के एक कर दिया जाए और उसको ऑटोनॉमी दी जाए, उसको ज्यादा स्वायत्ता दी जाए, जिससे कि वो आसानी से काम कर सकें। तो ये 1935 के एक्ट के अंदर रिकमेंडेशन दी गई थी। उसके बाद आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये लास्ट एक्ट था उस टाइम पे। उसके बाद में जो है हमारी संविधान सभा 1946 में जैसे कि गठित हुई थी पहली बार, और 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। उसके बाद तो हमारा संविधान हमारे हिसाब से, हमारे संविधान सभा के हिसाब से बना गया था। तो ये एक्ट जो है लास्ट एक्ट था और इसी के द्वारा ही भारत का जो पार्टीशन हुआ था ब्रिटिश भारत का। तो हुआ क्या था, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा भारत से 30 जून 1948 तक। और ये जब अनाउंसमेंट हुई कि ब्रिटिश अब भारत को आजाद कर देंगे, ब्रिटिश भारत को, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आंदोलन होने लगे। और उस टाइम पे आंदोलन किसने किया? मुस्लिम लीग ने। किस चीज के लिए? कि ब्रिटिश भारत का पार्टीशन हो, क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। फिर अगला मुद्दा क्या हुआ, 30 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लियर किया कि 1946 के अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा बनी है, उसके द्वारा जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसके अकॉर्डिंग कंट्री को रूल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या है कि
अलग से कंट्री की मांग कर रहे थे, तो वो संविधान सभी के ऊपर उस टाइम पे लागू नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या हुआ, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन थे उस टाइम पे वायसराय, तो उन्होंने क्या किया, पार्टीशन प्लान पेश किया। उसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से था वो। और इसके फीचर क्या क्या थे उसके अंदर देखते। 3 जून को मतलब उन्होंने क्या है कि पार्टीशन प्लान दे दिया था 3 जून 1947 को। उन्होंने बोला था कि इसके फीचर ये थे कि ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म होगा 15 अगस्त 1947 को भारत से। पहले उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि मतलब उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी 3 जून को कि भाई 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आजाद कर देंगे। अगला क्या था, उन्होंने बोला कि पार्टीशन प्लान दिया कि ब्रिटिश भारत में से 2 कंट्री बनेंगे, इंडिपेंडेंट डोमिनियन, एक भारत होगा दूसरा होगा पाकिस्तान, कि हम ब्रिटिश भारत को जब छोड़ेंगे तो 2 कंट्रीज में से बनाएंगे। अगली रिकमेंडेशन उनकी ये थी कि ब्रिटिश रूलिंग खत्म होगी तो वायसराय का भी कोई काम नहीं रहा, तो वायसराय के ऑफिस को भी उन्होंने खत्म कर दिया। और उसके बाद में क्या होगा, गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश किंग की रिकमेंडेशन के द्वारा। कब तक, जब तक कि दोनों कंट्री के अंदर उनकी संविधान सभा के द्वारा संविधान तैयार नहीं किया जाता और जो इलेक्शन के द्वारा कोई एक पार्टी जीत के अगर सरकार नहीं बनाती तब तक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। और इंटरिम गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होगा तब तक क्या कि गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा जो ब्रिटिश के राजा थे उनकी तरफ से। नेक्स्ट रिकमेंडेशन उन्होंने दी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ऐसी शक्तियां प्रदान की कि वो अपने हिसाब से दोनों कंट्रियां, दोनों देशों की संविधान सभाएं जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहेंगी वो अपने हिसाब से बना सकेंगी। और अपने हिसाब से अगर कोई पहले ब्रिटिश सरकार ने कोई कानून ऐसा बना रखा तो उसको वो रिपील भी कर सकेंगे, उसको वो हटा भी सकेंगी। नेक्स्ट ये था कि जो देशी रियासतें थी इसके बारे में उन्होंने कहा कि देशी रियासतें अपनी स्वेच्छा से जिस भी कंट्री के साथ वो जाना चाहेंगी, मिलना चाहेंगी, मिल सकेंगी। अगर वो अलग से रहना चाहेंगी इंडिपेंडेंटली तो वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकती हैं। उससे अगली रिकमेंडेशन ये थी कि उन्होंने बोला था कि जब तक दोनों देशों की सरकारें नहीं बन जाती, दोनों देशों का संविधान नहीं बन जाता, तब तक क्या होगा, तब तक 1945 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो उसके हिसाब से वहां पे दोनों देशों में शासन चलाया जाएगा। नेक्स्ट उसने ये बोला कि जब ब्रिटिश शासन यहां पे खत्म हो गया है तो जो रिजर्वेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था वो भी एबोलिश हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो वायसराय होते थे उनकी रिकमेंडेशन पे जो ब्रिटिश किंग होते थे उनका कुछ रिजर्वेशन होता था कि वो किसी को अपॉइंट कर सकते थे, तो वो सब जो है खत्म हो जाएगा अभी। और ब्रिटिश के जो राजा के पास जैसे जो वीटो पावर वगैरह होती थी उन सबको खत्म कर दिया इसके माध्यम से। मतलब ये था कि उन्होंने पूरी स्वतंत्रता जो है अभी दोनों देशों को दे दी थी कि दोनों देश अपने हिसाब से जो है संविधान सभा का निर्माण करके अपने संविधान का निर्माण कर सकते थे और जो कानून वो बनाना चाहे वो बना सकते थे स्वेच्छा से। और इस हिसाब से जो है 14 से 15 अगस्त की जो मिडनाइट 1947 को उन्होंने भारत देश को आजाद कर दिया। और पहले जो गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए जो ब्रिटिश किंग की रिकमेंडेशन पे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री के पहले गवर्नर जनरल थे।